पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है। नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया है। बिजली उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए और कुछ नहीं तो कम से कम ब्याज माफ होना चाहिए। बंद भइल बा मटिया तेल, मोमबत्ती महंगाई बा, अब पैसा खातिर इंजीनियर दुआरा पर खड़ी आई बा। समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजर ने नज़ारों का नज़ारा ले लिया। एक आप है, मतलब नीतीश कुमार जी, एक आप हैं जिससे उम्मीद थी मुझे, आपने भी मुझसे किनारा ले लिया। ज़रूरत हो तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, लेकिन पेंशन की राशि बढ़ा दीजिए, है ना। 400 रुपये में क्या होने वाला। नीतीश कुमार जी चले गए आरजेडी में, मतलब उस गठबंधन के साथ गठबंधन बना लिया, मेरी फाइल रुक गई। थोड़ा सा कुछ मन में खटास आ गया था आपको नीतीश कुमार को लेकर? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हमारे हैं, जनता भी हमारी। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो काम नहीं करते हैं, उनके बारे में कोई शिकायत करो तो एक्शन नहीं होता है, तो विधायक होने का अफसोस होता है कि फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर बनेगी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने राजगीर उचित समझा। तो हम इस सरकार के बारे में और फिल्म संगीत के बारे में क्या बात। ये सरकार भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र का सम्मान आज तक नहीं की, तो आपको हमसे राय लेनी चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्री बन रही है? एक बार भी हमको बैठक में नहीं बुलाया, कोई पूछता है? 20,000 से ऊपर कलाकार बिहार में हैं जो नाच के, गा के, कैमरा चला के। पवन सिंह गाते बहुत अच्छा है, लेकिन संगत अच्छी नहीं, और संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, यही कारण ककरी खीराए के भाव विकार। मैंने कहा था नीतीश कुमार जी को कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, लोहिया जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। एक सड़क के लिए एक विधायक को विधानसभा सूत करके जमीन पे जाना पड़े और तब सड़क मिले, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस देश में। क्योंकि मैंने कहा था 2020 में कि अगर मैं सड़क नहीं बनवाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए 20-25 फिर से नीतीश, हम लोग को यही तोते जैसा रटाया गया है। पवन सिंह नरेंद्र मोदी जी, समझ। पवन सिंह नरेंद्र मोदी जी, मैं जितना पवन सिंह को जानता हूँ उस हिसाब से पवन सिंह भाजपा माइंडेड लगता है। आगे विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे? अच्छा, कुछ आपसे बातचीत? वो लड़े तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा, मैं एक बाप की हैसियत से, गुरु की हैसियत, मैंने उतना दिया है, उतना किया है पवन सिंह के लिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो बोलता हूँ कि जिस गले में सरस्वती है उस गले में शराब क्यों। जनता को 2 काम जरूर करना चाहिए। एक, वोट देने जाओ जिसको देना हो, क्योंकि जिस देश में 57% 58% अगर वोटिंग होती है, उस देश में, उस प्रदेश में अपने आप को नेता कहने में शर्म लगता है। हम सब चवनिया नेता है कि चुनाव का मतलब है चुन के आओ, चुनल जाओ। केकरा के चुनल जाओ? जो 10 आदमी लड़ते ही चुनब। नमस्कार, आप गांव देहात पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ, हम उनको आधुनिक बिहार का सबसे बड़ा परफॉर्मर कहना चाहते हैं। सबसे बड़ा परफॉर्मर इसलिए क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, कंटेंट क्रिएटर्स का जो ज़माना है, इसमें कई लोग अलग अलग तरीके से बनाकर अपना रील्स बनाकर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। कोई गाने लिख रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई स्टेज प्रोग्राम कर रहा है, कोई अच्छी कहानी लिख रहा है, कोई शॉर्ट मूवी या बड़ी फिल्में बना रहा है। लेकिन हमारे साथ एक आदमी हैं ऐसे जो यह सारा काम अकेले कर रहे हैं, और आज से नहीं, करीब 35 साल से वो ये काम अकेले कर रहे हैं। वो गीतकार भी हैं, फिल्म की कहानी भी लिखते हैं, फिल्में भी बनाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और गाने तो गाते ही हैं और लिखते ही हैं। और इन सब के अलावा, इन सब के साथ वो 3 बार से विधायक भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। हमारे साथ आज विनय बिहारी हैं। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, प्रणाम। और आपके माध्यम से जो हमें देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से
स्वागत है, प्रणाम है, नमस्कार है। अभी कुछ दिन पहले करीब 1-1.5 साल पहले विधानसभा में जब आपको बोलने का मौका मिला था, तब आपका एक 2 लाइन का एक कविता था, बहुत वायरल हुआ नहीं, कि वो हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, आपका जो अंदाज है उस अंदाज में बोलिए। मैं इसलिए बोला, शेर शायरी के ही अंदाज में कविता जैसी बातों को लाते हुए उसी अंदाज में जो हमारा है उस अंदाज में हम बोलते हैं। उसमें था कि बिहार सरकार में 4 लाख संविदा कर्मी हैं और ये संविदा कर्मी कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, कोई 10 साल से बिहार सरकार में अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार सरकार की शिकायत नहीं है और पब्लिक की भी शिकायत नहीं के बराबर है। और ये संविदा कर्मी जो हैं इस आस उम्मीद में हैं। तो संविदा कर्मियों को लेकर के एक सवाल मेरे जहन में, और उस सवाल के जवाब में जब मैं सदन में खड़ा हुआ तो अध्यक्ष जी के आदेश पे मैंने कहा जी, कि अब हम 1 मिनट उम्र आपको गुजारेंगे कब तक, हाँ, हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी। हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो किसका दिल बहलाओगी। मैंने इसलिए कहा, बाद में इस पे लोगों ने कहा भी कि आप स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने कहा कि ये संविदा कर्मी अगर 60 वर्ष के हो ही जाएंगे तो इन्हें सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दे के आप क्या करेंगे। अब मरने के बाद पद्म श्री दे के क्या करेंगे, है। जीते जी मिले तो उसका मज़ा अलग होता है। आज भारत रत्न तेंदुलकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी, कितना अच्छा लगता होगा उनको, लेकिन कोई दुनिया में है नहीं। आप उसको सम्मानित करते, ठीक है, हमारी परंपरा है कि हम मरने के बाद भी सम्मान देते हैं, लेकिन जो सम्मान का मज़ा जीते जी है उस सम्मान का मज़ा जो है मरणोपरांत नहीं है। तो मैंने कहा कि सरकार जो है इन संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दे और 12 लाख लोगों को सरकार नौकरी देने का वायदा की है। 4 लाख लोग तो आपके पास हैं, 8 ही लाख करना होगा। और एक अच्छा मैसेज जाएगा, जहाँ नरेंद्र मोदी जी हों, जहाँ नीतीश कुमार जी हों। वो स्लोगन आजकल चलता है, जहाँ नीतीश कुमार है वहीं रोजगार है ना, 20-25 फिर से नीतीश। तो जहाँ उम्मीदें होती हैं वहीं लोग आस और उम्मीद करते हैं। मैंने पेंशन के बारे में भी बोला, पुरानी पेंशन बहाली के लिए तो भी बोला हो। कई लोगों का सवाल है हमारे पास कि आप बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आप आवाज़ उठाइए। जी 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 जी। समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नज़र ने नज़ारों का नज़ारा ले लिया। एक आप हैं, मतलब नीतीश कुमार जी, एक आप हैं जिससे उम्मीद थी मुझे, आपने भी मुझसे किनारा ले लिया। ज़रूरत हो तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, ज़रूरत हो तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, लेकिन पेंशन की राशि बढ़ा दीजिए। वाह, क्या है ना, 400 रुपये में क्या होने वाला है। मेरी बात को संज्ञान में लिया गया है, इस पे गाना भी बना है। गाना भी मुझे लगता है कि 2 दिन में रिलीज होने वाला है। अच्छा, है ना। तो गाना बना, मतलब ऊपर सरकार के लेवल पे कहीं कुछ इसमें कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, एक बात बताता हूँ, कांग्रेस की सरकार ने बहाल किया है 1-2 स्टेट में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन लोगों ने किया है। भाजपा की ओर से सेंटर पे या बिहार में कुछ ऐसा पहल? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हर चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। अब बहुत उन बातों में न जाएं,
तो एक चीज़ तो ज़रूर है कि चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए सुकून, आराम, काम, जितनी मेहनत करे उतना उसको पैसा। और सरकार के खजाने में अगर कुछ देने लायक हो तो सरकार वो दे। हम कहते हैं आज के युग में जहाँ बूढ़ों की स्थिति बहुत खराब है, अनाथालय जो है वो प्राइवेट या एनजीओ के माध्यम से अपना चलता है। सरकार को अपने स्तर से भी वृद्धाश्रम जैसी व्यवस्था करनी चाहिए ना, अनाथाश्रम जैसी व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम कुछ न हो तो जो 70+ है, 70 से पार लोग हैं और उनके बाल बच्चों ने, उनके बेटे और उनकी बहू ने उनको घर से निकाल दिया है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्रत्यक्त लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर जवानी गुरियार दी अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे हैं, तो सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे आवासीय भवन बनवाने चाहिए, उसमें इनके जीवन काल तक इनको, नहीं तो पेंशन की राशि जो है इतनी बढ़ा दीजिए, राशन दुगुनी कर दीजिए कि उस लालच में बाल बच्चा पूछेगा। आज किसी बुजुर्ग को, किसी विधवा को, किसी दिव्यांग को अगर 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन मिलने लगे, सिर्फ उनको कह रहा हूं, सबकी बात नहीं करता, आप कुछ वैसे लोगों को भी राशन दे रहे हैं जिनको उनकी जरूरत नहीं है, वो लोग राशन लेते हैं, बाजार में बेच देते हैं या डीलर को ही बेच देते हैं, वो राशन खाते भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सरकार सजग होकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करके राशन से उनका नाम काट के विधवा, दिव्यांग, वृद्ध और बहुत ही गरीब जो लोग हैं उनका हो, तो मुझे लगता है कि जितने अनाधिकृत अवैध रूप से जो राशन उठा रहे हैं उनकी राशन अगर बंद कर दी जाए तो ऐसे वृद्ध जो 70+ है, ऐसी विधवाएं किसी उम्र की हों, ऐसे दिव्यांग जो 70% से ज़्यादा दिव्यांग है, जिनकी दिव्यांगता कम से कम 60% से ज़्यादा है, ऐसे दिव्यांग को राशन दोगुनी मिले, पेंशन का पैसा बढ़ाया जाए, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पेंशन का पैसा और डबल राशन जो है, ऐसी व्यवस्था में ऐसे लोग जिनको भगवान ने अभी काम से अपाहिज कर दिया है, 70 की उम्र में क्या काम करेंगे, जो दिव्यांग है, दोनों पाँव नहीं है ना, उसकी स्थिति समझी जा सकती है। एक पैर में चोट लगती है तो क्या स्थिति होती है, जिसका पैर ही नहीं है उसकी क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इस तरह से गंभीरता से इस बात को ले तो ऐसे लोगों को उनके बाल बच्चे या उनके परिजन प्रत्यक्ष नहीं करें, घर से नहीं निकालेंगे। उनको लगेगा अरे ये बूढ़ा 10 किलो अनाज तो देता है ना। इस तरह की व्यवस्था के लिए मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता चाहती है, उसके अनुरूप करना आवश्यक होता है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड ये नहीं थी पहले व्यवस्था, ये गरीब आज अपनी इलाज करा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता चिकित्सा कोष है एक, मुझे लगता है कि ऐसा कोई महीना नहीं कि मैं चिकित्सीय लाभ का पैसा जो होता है, वो राशि जो है वो न दिलवाता हूँ। हर महीने 5 से 7, 10 तक मैं बिहार सरकार से ये मतलब इसके लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए
4 को कागज लगता है। अस्पताल से एस्टीमेट बनवा लीजिए, अंचल से आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आधार कार्ड आपके पास है, फोटोकॉपी करा लीजिए, जो दवाई लिखी हुई जो लिखा हुआ जो पुर्जा है जो मिलता है उस पर जो दवाइयाँ लिखी रहती हैं, जो बीमारी का नाम लिखा रहता है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, 4 पन्ना दे दीजिए विधायक जी को। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हर महीने 10, 12, 5, 7, 8 ऐसे करके। कोई ऐसा महीना नहीं है कि मैं लोगों को स्वास्थ्य का लाभ नहीं। तो ये कब कैसे दिलवाते हैं? इसके लिए तो थैंक्स बनता है, धन्यवाद बनता है। अच्छा, ये नीतीश बात कुमार जब बता रहे हैं तो इसमें मतलब कौन कौन सा बीमारी कवर हो रहा है? देखिए, या कुछ आयुष्मान गंभीर कार्ड बीमारी में सब जो है उस वो भी कवर हो आयुष्मान रहा कार्ड है? में मैक्सिमम बीमारियों के लिए उसमें पैसा है और वो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था का लाभ गरीबों को मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता मुख्यमंत्री योजना। चिकित्सा में जो है आपको जो भी मतलब रोग है जिसे आप कह सकते हैं एक एक्सीडेंटल मैटर जो है उसमें नहीं मिलता है। अच्छा। नहीं तो लीवर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, टीबी हो, एड्स हो, आपको पेट से संबंधित कोई रोग हो, कोई कोई किडनी की बीमारी हो, तो इस तरह की मैक्सिमम बीमारियां जो हैं जिन्हें हम बड़ी बीमारी कह सकते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक कोष बनाया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते रहते हैं कि आज हम विधायक इस माध्यम से कम महीने में 5, 7, 10 गरीबों का भला तो जरूर कर देते हैं, करा देते हैं। तो उस कोर्स का लाभ लेने के लिए क्या लोगों को मतलब विधायक का प्रस्ताव जाना जरूरी है, किसी विधायक का? जी, जरूरी है, अच्छा। जरूरी है। आप कैंसर में विधायक की ज़रूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि महावीर कैंसर अस्पताल जो है उस अस्पताल के तमाम लोगों को जो कमेटी है उसको मैं नमन करता हूं कि वो कमेटी अपने तरफ से भी 20,000 रुपये देती है। पहले 10,000 था, 20,000 रुपये देती है। तो कमेटी के सभी लोगों को धन्यवाद है कि जितने रोगी हैं, ऐसा कोई रोगी महावीर कैंसर में नहीं है जिसको कमेटी की तरफ से 10-20 हज़ार नहीं मिलता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहीं पे फार्म भरिए, वहीं जमा कर दीजिए, वहीं से मंगल पांडे जी के यहाँ आ जाता है और लाभ की राशि जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए जो राशि है सुनिश्चित है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये मिल जाता है। तो इतनी राशि तो गरीबों को मिल जाती है जो राशि के लिए उनको घर बेचना पड़ता है, ज़मीन बेचना पड़ता है, या जो कुछ है वो बेचना पड़ता है, क्योंकि जीवन तो चाहिए, जीवन की इच्छा सबकी है। और किसी का पति है तो पत्नी चाहती है कि वो जिए, तो किसी हद तक जा सकती है। लेकिन सरकार के इस फैसले से, सरकार के इस कानून से, सरकार की इस योजना से बहुत गरीबों का लाभ। ये जो आप योजना से लाभ की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा एक सवाल ये है, आप लगातार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हमारे सामने कई बार धन्यवाद दे चुके हैं। तो अब थोड़ा सा बात नीतीश कुमार पर। अभी हाल में ऐसा सुनने में मिला, आपने खुद बताया कि थोड़ा सा कुछ मन में खटास आ गया था आपको नीतीश कुमार को लेकर के, तो अब कैसा रिलेशन है या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक बात बताते हैं। हम लोग एक कथा पढ़े थे मुंशी प्रेमचंद जी की, पंच परमेश्वर जी। उसमें एक लाइन है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हमारे हैं, जनता भी हमारी है। और मैं जो अभी तक 15 साल में इस जीवन को समझा हूँ, उसमें एक ही बात मुझे समझ में आई है कि आप अपनी जनता के वकील हैं, विधानसभा आपकी अदालत है, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके जज हैं। प्रत्येक विधायक को अपनी जनता की समस्या अवश्य विधानसभा अध्यक्ष के सामने विधानसभा में जब अवसर मिले तो रखना चाहिए। मैं रखता हूँ। अभी स्मार्ट मीटर को लेके मेरा एक गाना चला है,
हम बहुत सुनना बढ़िया। चाहेंगे पूरा जी। वो। हम कहते हैं कि जो पुरानी मीटर है, जो पुराना मीटर है, वो किसका दिया हुआ है? सरकार का। हम्म, नया मीटर किसका देन है? सरकार का। सरकार की देन है। तो मैं कहता हूं, क्या आपको अपने पुराने मीटर पे भरोसा नहीं है? मीटर तो आपकी है। अभी तक तो देश को आज़ाद हुए भी 75 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, है? तो बिजली व्यवस्था कम थी, ये अलग बात है, लेकिन थी। ऐसा तो नहीं था कि हिंदुस्तान में बिजली की व्यवस्था नहीं थी पहले। तो जो मीटर सरकार का कार्यरत है, उस मीटर में क्या प्रॉब्लम है? आपको आपके पुराने मीटर पे अगर भरोसा नहीं है, तो आपके नए मीटर पे जनता भरोसा क्यों करे भाई? क्यों करे? दूसरी गाना चीज, जो बनाए थे दरअसल, गाना बना हुआ है। आप बिजली के बिल विनय बिहारी जैसे टाइप करिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। बिजली के बिल कहिया ले बेच के बकरी, माहे माहे भराई, ए राजा हो दे द कनेक्शन कटवाई। ऐसा मीटर के लगवाई, ए राजा हो दे द कनेक्शन कटवाई। मैं इसलिए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, हमारे आग्रह पे, इस चंपारण जिले में 18 प्रखंड है, 3 प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया, लौरिया, जोगापट्टी और बैरिया। लौरिया जोगापट्टी हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र हो गया। नारायण भैया का एक प्रखंड हुआ, बैरिया दूसरा नहीं हुआ, वो नारायण भैया जाने। मेरा दोनों हुआ। तो जो आप बाढ़ ग्रसित घोषित किए हैं और वहाँ पूरे गांव की लाइन काट करके, एक तो लोग बाढ़ से परेशान हैं, आप मीटर लगवा रहे हैं, मीटर में पैसा डालो तुरंत गायब हो जाता है। तो मैंने आग्रह किया था कि बिजली उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। सदन में जो बोला वो यहाँ बोल रहा हूँ। बिजली उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम ब्याज माफ होना चाहिए। अच्छा, वाह। ब्याज माफ करिए, ओटीएस में आइए, वन टाइम सेटलमेंट। सरकार एक बार की भी है, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से टेंडर सिस्टम में जब कंज्यूमर बनाया गया, तो ये कहा गया गरीबों को कि आप 4 भाई हो तो 4 गो कनेक्शन ले लो। अच्छा, ये फ्री बिजली है, फ्री बिजली। अच्छा, फ्री फ्री कह के घुमा देलस भेजा, है ना। तो लोगों को लगा कि बिजली फ्री है, हम गरीब हैं ही, 4 भाई हैं, 4 को कनेक्शन ले लो। क्योंकि टेंडर में जो है कनेक्शन के हिसाब से उनको पेमेंट हो रहा था। अच्छा, जितना कनेक्शन आप कर देंगे उतना आपको पेमेंट हो जाएगा। तो सोचो लो, ये घर में 4 कनेक्शन दे दो, झूठ बोल दो। ऐसे झूठ बोलने वालों को सरकार ने कोई सजा नहीं दी, लेकिन चारों नाम पे बिजली का बिल आने लगा। और कितना बकरी, कितना मुर्गा, कितना अंडा बेच करके लोग बिजली का बिल भरेगा। मिट्टी तेल बंद है, मोमबत्ती, कितना मोमबत्ती भी महंगी हो गई है। बंद भइल बा मटिया तेल, मोमबत्ती महंगाइल बा। अब पैसा खातिर इंजीनियर दुआरा पर खड़ी आई बा। तो हमारा आग्रह रहता है गानों के माध्यम से, मैं गानों के माध्यम से कोई किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, कलाकार हूँ, दिल दुखाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जनता अपने नेता से क्या चाहती है, और जो नेता करता है उसी से किसी की उम्मीद होती है। आज शिक्षक 1500 पे बहाल हुए, आज 45,000 उठा रहे हैं, तो इसी सरकार ने किया है।
तो मेरा कहना है कि जन समस्याओं को जब जब भी जगह मिले भूलिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं ज़रूर कभी कभी नाराज़ रहता हूँ, या हमसे थोड़ी सी नाराज़गी उनको भी हो जाती है। अब मैंने एक होली के अवसर पे बोल दिया, पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है। विधायक नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया है। मैंने अपने लिए बोला, इसलिए बोला कि होली का समय था, होली में सब लोग कविता पाठ बोल रहे थे। मैंने भी कहा, क्योंकि कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो काम नहीं करते हैं, और उनके बारे में कोई शिकायत करो तो एक्शन नहीं होता है, तो विधायक होने का अफसोस होता है। क्योंकि हम किसके लिए लड़ रहे हैं? जनता के लिए ना। जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो हमें क्यों वोट देगी, और हमें वोट नहीं देगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। मैं अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से, अपने कर्म से कलाकार हूँ, लेकिन जनता के आशीर्वाद से विधायक हूँ। तो जन समस्याओं को रखना जरूरी है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो बाढ़ का पैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ बाढ़ से क्षति है तो बांध बनना चाहिए। बिजली की समस्या है, ओटीएस करिए, जो लोग हैं उनको कैंप लगाइए, जो ब्याज व्याज है सब माफ ऑफ करके एक बिजली ठीक कर दीजिए, स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, है ना। नहीं तो अभी क्या है, जो पीछे का बकाया सब स्मार्ट मीटर खाते जाता है, घोटते जाता है अजगर जैसा, और अंधेरे में आजकल कोई रहना नहीं चाहता है। आपने तो बिजली की आदत लगा दी, मिट्टी तेल बंद है, डीजल कैसे जलाएंगे, डीजल भी महंगी है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का एक निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसे जनता कबूल करे, जनता प्रसन्न हो, और जनता का दर्द सामने ना आए। ये अभी आप जो दिक्कत वाली बात कर रहे थे, तो अभी जैसे हम लोग भी आए आपके गांव, तो एक ये चीज़ देखे कि सड़क जो आ रहा है यहाँ पे, रोड जो है, रोड भी कई जगह टूटा फूटा है। तो हमारे मन में आया कि भाई विधायक का गांव है, मंत्री रहे हैं, मंत्री का गांव है, तो कम से कम उनके गांव का रोड तो एकदम चकाचक होना चाहिए। तो वो भी रोड कहीं कहीं टूटा हुआ है, खरंजा है। फिर पता चला कि भाई आप तो अपने लेवल से बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन उसमें भी कई जगह समस्या आ रही है। नहीं, अभी कोई तो समस्या नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। मैं सब जगह की सड़क बनवा दूँ और हमारे ही गांव की सड़क अच्छी ना हो तो कोई बोलेगा, लेकिन जिनको जानकारी है वो अदब से बोलते हैं, जिनको जानकारी नहीं है बेअदब भी बोलते हैं। और कभी कभी जनप्रतिनिधि को जीवित पत्थर बनना पड़ता है, जीवित पत्थर। मैं जिंदा हूँ लेकिन पत्थरीला हूँ, क्योंकि हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होगा। और जो मैं शेर कहा कि पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज्य में विधायक हिजड़ा हो गया है, मैं इसी सड़क को लेके बोला था। अच्छा, ये सड़क जो है, इस सड़क की मांग मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। मुझे पता चला ये सड़क जो है अनुरक्षण सीमा में है, तो मैंने संवेदक को पकड़ा और जब जब टूटा तब तब बनवाया। लेकिन रिपेयर वर्क तो रिपेयर वर्क होता है। जिस सड़क पे, जिस सड़क की क्षमता, ये सड़क जो है हमारी, ये मतलब भारी वाहनों के लिए नहीं है, लेकिन इस सड़क पे भारी वाहन ट्रक वर्क चलते हैं। गन्ना लदा हुआ 5-5 हजार ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर चलता है, ये तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि जो सड़क 9 टन के लिए बनी उस पे 50 टन की गाड़ी चलेगी तो क्या होगा। जिस सड़क पे 9 टन की गाड़ी चलनी चाहिए, उस सड़क पे 50 टन की गाड़ी चलेगी तो सड़क नहीं रहेगी।
तो पब्लिक इस बात को नहीं जानती है कि सड़क क्यों टूट रहा है। सड़क पे भारी वाहनों के लिए सड़क नहीं बनी है। दूसरी चीज, ये सड़क जो है जब तक अनुरक्षण सीमा से बाहर नहीं आएगी तब तक इसका फिर से टेंडर नहीं होगा। क्या टेक्निकल चीज़ें जरा समझा देंगे? जैसे एक सड़क जो है, जो संवेदक बनाते हैं, 5 साल तक उस सड़क की देखभाल उन्हीं को करनी होती है। 5 साल के बाद ही सरकार उस पर नई योजना के तहत सड़क का निर्माण कराने की स्वीकृति दे सकती है। समझ रहे? तो ऐसी परिस्थिति में 5 साल तक वो रुका रहा। फिर नीतीश कुमार जी चले गए आरजेडी में, मतलब उस गठबंधन के साथ गठबंधन बना लिया, मेरी फाइल रुक गई। दौड़ता रहा मैं, नहीं हुई। फिर नीतीश बाबू इधर आए, तो अभी दौड़ धूप करके मैंने अपनी सड़क को चौड़ीकरण के साथ 5.5 मीटर चौड़ीकरण के साथ 16 करोड़ रुपए की राशि है। ये 8.5 किलोमीटर सड़क है। अब इस सड़क पे भारी वाहन भी चलेंगे तो मेरी सड़क खराब नहीं होगी, और हर हाल में ये सड़क बरसात के पहले बनकर तैयार कर दी जाएगी। तो फिर को लोग नहीं कहेंगे कि विधायक जी गांव की जो अपनी सड़क है वही नहीं बनी है। अब एक जैसे अब बात है कि सड़क के बाद सब कुछ बात हो ही रहा है, तो अब जैसे ये 2025 का साल है, बिहार में चुनाव का साल है, तो अभी 7-8 महीना तो है इलेक्शन में। तो अभी हम जैसे आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी जैसे आपके विधानसभा में इलेक्शन का क्या कुछ माहौल ऐसा बन रहा है, आप क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर के? देखिए, एक बात बता रहा हूँ, हमारी अपनी तैयारी यही है कि हमारे यहाँ के जो काम हैं वो सब इलेक्शन के पहले हो जाए जी। 98 सड़क हमारी स्वीकृत है, दोनों लौरिया और जोगापट्टी मिला के 98 सड़क है जो स्वीकृत है। 6 पुल हैं स्वीकृत हैं। इसमें एक बहुत बड़ा पुल है जवाहिरपुर घाट, जो लगभग 30,000 पब्लिक को अंचल ब्लॉक से जोड़ती है सड़क। वो पुल मेरा लगभग 20 करोड़ के आसपास, वो पुल का भी मैं टेंडर करवाने की स्थिति में आ गया हूँ। मुझे लगता है कि हर हाल में होली के पहले 2 काम तो प्रारंभ हो ही जाएगा, न होने का सवाल ही नहीं है। मैं उस स्थिति में अपने काम को पहुंचा चुका हूं। एक मेरे गांव की जो सड़क है और दूसरी जवाहिरपुर पुल जो सिकरहना नदी पर बननी है, वो पुल हमारा बस 15-20 दिनों के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ की जनता के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपलब्धि, मेरी उपलब्धि होगी कि मैं एक ऐसा पुल बनवाने में सक्षम हुआ। और इसके लिए मैं विभागीय मंत्री और अपने डिप्टी सीएम द्वय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, और विभागीय मंत्री अशोक चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि अगर ये 2 काम नहीं होता तो मुझे लगता था कि जनता वोट का बहिष्कार करती। तो मैं उस परिस्थिति से बचा, इसलिए मैं इन तीनों को धन्यवाद बोलता हूँ। वो पुल और मेरे गांव की सड़क, ये दोनों हर हाल में होली के पहले प्रारंभ कर दी जाएंगी। कुछ स्टेडियम वगैरह का भी है जो बनना था? जी, कुछ मैं ऐसा स्टेडियम था? बनवा रहा हूँ। 2 नगर पंचायत बनवाया मैंने, लौरिया और मच्छरगांव। मच्छरगांव में नरसिंह नारायण स्टेडियम है जिसकी कायाकल्प होने वाली है, और लौरिया में साहू जैन स्टेडियम है। मुझे लगता है कि ये दोनों स्टेडियम जो है इस साल उसमें काम लग जाएगा और सुंदर स्टेडियम बनेगा।
स्टेडियम अच्छा हो, बुद्धा स्मृति पार्क बनवा रहा हूँ, अशोका स्मृति पार्क बनेगा लौरिया। बाबा मच्छिंद्र नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, वो नेपाल और भूटान के दौरे पे आए और उनका बहुत दिनों तक इसी धरती पे उनका ठहराव हुआ और उनका और उनके योगियों के एक साथ यहाँ विश्राम का जो स्थल बना, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम हुआ योगी पट्टी। अच्छा, योगा पट्टी। योगी पट्टी हुआ और अंग्रेजों के ज़माने में इसका नाम हो गया योगा पट्टी। अच्छा, अपभ्रंश होकर योगी जी। पट्टी योगा पट्टी हो गया। जिस गांव में मेरा जन्म है, ये बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का बसाया हुआ गांव है, जो 1100 साल पहले बसाया गया था। ये है जिसका नाम था मच्छंदर यामा। अच्छा, लेकिन मच्छंदर यामा कहने अंग्रेजों को नहीं आता था, तो अंग्रेजों ने इसका नाम कर दिया मच्छरगावा। अच्छा, तो बाबा मच्छिंद्र नाथ ने एक गांव मच्छंदरियावा, 9 गांव नौगावा, ये 10 गांवों को बसाया। 10 गांव बसे और यहीं से बाबा मच्छिंद्र नाथ महाराजा नेपाल के अनुरोध पे उनकी सहसवारी से काठमांडू गए, जहाँ काठमांडू बाबा मच्छिंद्र नाथ का आश्रम है, मंदिर है। और वहाँ से भूटान नरेश जी के कहने पर भूटान गए, जहाँ उनका प्राणांत हो गया, जहाँ वो पंचतत्व में विलीन हो गए। और नाथ संप्रदाय के आज योगी आदित्यनाथ जी है। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी, आज गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे गोरखपुर शहर है। तो नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु बाबा मच्छिंद्र नाथ की पावन धरती मच्छंदरियावा, जिसका नाम हो गया मच्छरगावा, ये वो धरती है। तो एक स्टेडियम यहाँ, एक स्टेडियम वहाँ, और बाबा मच्छिंद्र नाथ के नाम पे एक उनका जो एक स्थल है जहाँ कभी वो विश्राम करते थे, उसका सौंदर्यीकरण का काम जो है सरकार के सौजन्य से, नगर विकास मंत्रालय के सौजन्य से अच्छा होगा, लोग देखेंगे। और मेरी इच्छा है कि नाथ संप्रदाय के सबसे बहुचर्चित व्यक्ति अगर बाबा मच्छिंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ जी की बात करें, तो उसके बाद एक नाम है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो, क्योंकि नाथ संप्रदाय से हैं और नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु की ये धरती है। तो हम चाहते हैं कि इसकी सुंदरता जब उस तरह की हो जाए, तो हम आग्रह करेंगे, जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे कि आपके संप्रदाय के प्रथम गुरु बाबा मच्छिंद्र नाथ, जिनका नाम था बाबा मत्स्येंद्र, लेकिन मत्स्येंद्र कहने नहीं आता था, उनका नाम मत्स्येंद्र इसलिए था कि उनके बदन से मछली की सुगंध आती थी। अच्छा, हाँ, लोग उन्हें शिव अवतार बोलते हैं। तो बाबा मत्स्येंद्र नाथ की इस पावन धरती, अब नहीं कहने आया तो लोग मच्छिंद्र कहने लगे, है ना। तो ये वो धरती है और उसी नाम पर नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ और विकास हो रहा है। ये कब तक, मतलब वो जो भी आपका प्लान है, उनका वो जो भी स्थल है, ये सारे वो कब काम तक? इस साल हो जाएंगे। अच्छा, इस साल हो अगर नहीं पूरे हुए तो काम प्रारंभ तो जरूर हो जाएगा। तो आदित्यनाथ को ही बुलाएंगे आप, योगी आदित्यनाथ, यूपी सीएम? मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस लायक हो जाऊँ, मतलब जो मठ है वो तो अपने अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जगह है, धरती तो रह जाती है, धरती पर रहने वाले चले जाते हैं। तो धरती है और इतिहास है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक धरती कुछ इस तरह से अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले कि योगी आदित्यनाथ को हम बुलाएं तो हमारा भी सीना चौड़ा हो और उन्हें भी देख करके उनकी आंखों को सुकून मिले।
एक और ऐतिहासिक जगह है लौरिया में, अशोक स्तंभ है, वहाँ नंदनगढ़ वगैरह है। तो ऐसा जैसे सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि उसको बिहार का जो पर्यटन मानचित्र है जो उस पे बहुत उचित स्थान अभी तक उसको नहीं मिल सका देखिए, है। पर्यटन आप विभाग के मंत्री भी रहे हैं उस विभाग में। मैं 15 दिन मंत्री रहा पर्यटन में। जी देखिए, नंदनगढ़ के नाम पे नंदनगढ़ महोत्सव होता है, जी। इस बार होने वाला है। ये बीच महोत्सव भी में आपका ही शुरू हाँ, कराया मेरा ही गया? महोत्सव कराया हुआ है। वाल्मीकि जी। महोत्सव, नंदनगढ़ महोत्सव, चंपारण महोत्सव। नर्मदेश्वर महोत्सव, पटजिरवा महोत्सव, ये सब जब मैं मंत्री था तो मेरा कराया हुआ है। और इस सब पे महोत्सव होते रहते हैं। ये थोड़ा जो ये कोरोना का काल जो रहा उसमें कुछ डिस्टर्ब मैंने व्यवस्था हुई तो नहीं हुआ कार्यक्रम। नंदनगढ़ जो है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चाहे केसरिया का गढ़ हो स्तूप, या नंदनगढ़ हो, या चानकीगढ़ हो, जी सरकार का जितना ध्यान होना चाहिए उतना ध्यान अभी तक गया नहीं। मैं तो प्रश्न उठाता हूँ नंदनगढ़ पे, क्योंकि नंदनगढ़ हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, कि नंदनगढ़ को अगर सुंदर बनाया जाए पर्यटन के दृष्टिकोण से, पर्यटकों के लिए, जहाँ अशोका पिलर है, जहाँ महात्मा बुद्ध रात्रि विश्राम किए थे, हम बहुत इस चीज़ को सैलानियों के लिए, विदेशियों के लिए, इसी देश में रहने वाले अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए हम एक दर्शनीय स्थल बना सकते हैं, और पर्यटन के माध्यम से सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। देखिए, कभी कुछ न बोलने से भी बहुत नुकसान होता है। जी। भिखना ठोरी, ये ठोरी नाम नहीं है, ये नाम है ठौर। अच्छा अब भिखना माने बौद्ध भिक्षुक। अच्छा। जिस रास्ते से नेपाल होकर, नेपाल से महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किए थे, उस जगह का नाम है भिक्षुक ठौर, भिखना ठौर। हमारे यहाँ के लोग थोड़ा सा उसको अपभ्रंशता की ओर ले गए और उसका नाम हो गया भिखना ठोरी। और अब हम मैथिली शरण गुप्त जी की रचना पे नहीं जाएंगे और उस पर कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे जी। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जब भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले थे या नेपाल से चले, तो उनके साथ उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल, ये दोनों लोग भी थे। जबकि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाती। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि पत्नी और बच्चों को सोया हुआ छोड़ करके चुपके से महात्मा बुद्ध अपने राज से पलायन किए। इस बात से हमारे यहाँ कोई सहमत नहीं। इसलिए सहमत नहीं है कि एक राज से, राज का राजकुमार चोरी से कैसे जा सकता है। पहरे होते हैं, पहरेदार होते हैं, दरवाजे बहुत होते हैं। और जहां महात्मा बुद्ध के बारे में सब लोग जानता था, ये बीमार वृद्ध को देख लेंगे, किसी बीमार को देख लेंगे, शव यात्रा देख लेंगे, तो ये विरक्त हो जाएंगे, ये राज ताज छोड़ देंगे। और इस बात को कौन नहीं जानता था? महात्मा बुद्ध के पिता, माता, पत्नी, सब कुछ जानता था। तो लोगों का कहना है, जो कथाएं हैं उसमें ये है कि महात्मा बुद्ध जब नेपाल कपिलवस्तु से चले तो उनके साथ उनकी पत्नी और पुत्र भी थे, शाही सवारी थी। और जब भारतीय सीमा तक पहुँचे
तो उन्होंने कहा अब शाही सवारी लौटा दी जाए या यहीं तक रोक दी जाए, अब यहाँ से मैं पैदल जाऊँगा। पैदल आए वो रामपुरवा, जहाँ अशोक का पिलर आज भी सुलाया हुआ है। पिलर खड़ा नहीं कर पाए अशोक के सेना के लोग, अशोक के जो कामगार कारीगर थे, क्योंकि विषैले सांप, विषैले जोंक इतने थे कि हाथी को काट देता था सांप तो हाथी मर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग जो पिलर को रखा तो खड़ा नहीं किया। वहीं पे महात्मा बुद्ध बाल मुंडन करवाए और केसरिया वस्त्र धारण किए और बोध गया के लिए निकल पड़े। जहाँ जहाँ उनका रात्रि विश्राम हुआ वहाँ वहाँ अशोक पिलर है। रामपुरवा जमुनिया से चले तो लौरिया रुके, वहाँ पिलर है। अरेराज, वैशाली, ऐसे पिलर हैं उनके जहाँ सम्राट अशोक ने लगवाए। तो जो सहोदरा माँ का मंदिर है वो सही में यशोधरा माँ का मंदिर है। अच्छा। वो सहोदरा नहीं है, वो सहोदरा बोलते हैं सुभद्रा को। और जो मूर्ति लगी है एक महिला है, एक बच्चा है, तो बोलते हैं सुभद्रा, ये अर्जुन है। भाई अर्जुन और सुभद्रा का तो संबंध अलग था, माँ बेटा का संबंध तो था नहीं। अगर हमारी सरकार इस बात पर ध्यान दे, मैं जब मंत्री था तो मैं लिखा भी हूँ कि जिसे दुनिया सहोदरा कहती है, सुभद्रा स्थान, सुभद्रा को सहोदरा कह दिया। रियल में असल में वो सहोदरा नहीं है, यशोधरा है। वो महात्मा बुद्ध की पत्नी है और बेटा वो अर्जुन नहीं है, वो राहुल है। और उसके मतलब रख रखाव को सुदृढ़ किया जाए, उस क्षेत्र को बौद्ध भिक्षुकों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए या सामान्य सभी लोगों के लिए, महात्मा बुद्ध ने तो सबके लिए काम किया। तो अगर हम उसको उस रूप में विस्तारित करें, डेवलप करें उस जगह को, तो मुझे लगता है कि जिन देशों में बुद्धिस्ट लोग हैं, इस देश के अलावा सबके लिए एक महान तीर्थस्थल होगा और पर्यटन के दृष्टिकोण से सैलानी आएंगे और राजस्व की प्राप्ति होगी, नाम होगा, यश होगा। यशोधरा वो है ही, वह धरा जो यश प्राप्ति के लिए है। तो हम इस तरह से एक बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बहुत बड़ा धर्म स्थल, तीर्थस्थल के रूप में उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और उससे बिहार को बहुत आय होने वाली है, नाम होने वाला है और यश की प्राप्ति होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जिनको अगर पर्यटन, मैं तो बोलता हूँ कि पर्यटन पे सरकार की जो राशि है उस राशि को 4 गुनी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अब सरकार उस तरह से नहीं ध्यान देती है, क्यों नहीं देती है, कुछ उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। आप फिल्म सिटी की भी मांग किए थे, फिल्म सिटी बनाने का। जी, मैंने कहा था कि फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर बनाएंगे, इससे कि नेपाल सटा हुआ है और वहाँ से हमें कामगार सस्ते मिलेंगे, कैमरामैन हो, कलाकार हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, कोरियोग्राफर हो, एक्शन फाइट मास्टर जो भी हो, और वहाँ का टेम्परेचर ठीक रहता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने राजगीर उचित समझा और राजगीर में बन रहा है, जबकि राजगीर का टेम्परेचर जो है हमारे मेकअप के लिए उत्तम नहीं है। अच्छा, हालांकि चलिए कहीं बन जाए, इससे क्या होगा, हमारे वैसे गरीब कलाकार जो बम्बई नहीं जा सकते, जो बम्बई के आवासन की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं रख सकते अपनी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत, वैसे लोगों के लिए मतलब बिहार में ये स्टूडियो और ये फिल्म वित्त निगम जो अभी चालू होने वाली है, ये सब अमृत साबित होगी।
अभी जो फिल्म सिटी वगैरह जो अभी बनने की बात हो रही है जी अभी राजगीर में, अब पता नहीं कब तक वो बन के तैयार होगा। जी जी। हमारी समझ से एक ये मेरे मतलब मन की बात है पर्सनल कि ये सब काम बिहार में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे हमको याद है जब 2003, 4, 5 के आसपास जब ससुरा बड़ा पैसा वाला मूवी आई थी जिसके गाने आप लिखे थे, और उसके बाद लगातार उस समय जो फिल्में बनने का दौर शुरू हुआ बिहार में, और उस समय हम लोग स्कूल में थे, और उस सब फिल्में, अब कई सारी फिल्में आपके गाने लिखी हुई फिल्में हम लोग स्कूल से भाग के हॉल में देखे। उस समय बस पोस्टर पे कभी देखते थे विनय बिहारी नाम लिखा हुआ गीतकार, तो बहुत सारी फिल्में हम लोग देखे। और ये कितना अच्छा होता कि अगर उस समय जो ये भोजपुरी फिल्में, आप मुंबई में थे, मुंबई में बननी शुरू हुई, अगर उसी समय से ये सब भोजपुरी फिल्में बिहार में बननी शुरू होती, अगर ये सब बिहार में उस समय ऐसी व्यवस्था होती कि सब कुछ बनना यहीं पे होता, तब ये और बहुत अच्छा होता बिहार के लिए। और अब फिर अभी जैसे 15 साल 20 साल से लगातार ये बात होती है कि इसके पहले बिहार में कुछ नहीं था, ये था वो था। 15 साल 20 साल मेरे ख्याल से एक बहुत लंबा समय होता है इस तरह की सुविधाओं का विकास कर देने के हाँ लिए। तो अब फिर ये बात अब आ रही है, हम लोग भी 5 साल से 6 साल से सुन रहे हैं कि हाँ फिल्म सिटी बनेगा, ये ऐसे बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, फिर भी अभी सुन ही रहे हैं। कब तक बन जाएगा, कब तक तैयार होगा, इसके बारे में पता नहीं है। आप जिस पार्टी में हैं, बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सब चीज़ अब जैसे यूपी में हम सुनते हैं कि यूपी में उन लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, वहाँ फिल्में बनने लगी है, बॉलीवुड के लोग आके वहाँ फिल्म बना रहे हैं। ऐसा कब तक आपको लग रहा है कि बिहार में भी बॉलीवुड की फिल्म का पता नहीं कब तक बनेगी कि नहीं बनेगी? कम से कम हमारी जो रीजनल फिल्म है, जो भोजपुरी में जो फिल्में बन रही हैं, वो सब कम से कम बनने लगे। आपके अंदाज में क्या है, कब तक ऐसा देखिए, एक हो बात जाएगा बता रहा कि हूँ, एक बात मेड इन बिहार फिल्म है, ऐसा कुछ? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए। जी बिहार में सभी सिनेमा हॉल टूट गए, क्यों कोई सिनेमा चलाएगा? सरकार का टैक्स, सरकार का सहयोग नाम मात्र है। आज 5 कट्ठे में सिनेमा हॉल बनाएंगे, 5 कट्ठे मॉल नहीं बनाएंगे, जी। कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाएंगे। तो छोटे छोटे शहर में आजकल मॉल बन रहा है, और मैं वही बता रहा हूँ, सरकार को सिनेमा के प्रति उदार होना पड़ेगा, सिनेमा मालिकों के प्रति उदार होना पड़ेगा, और जो कंपाउंडिंग टैक्स है उस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करनी होगी, सोचना होगा। मैं बता रहा हूँ कि फिल्म बनेगी और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की अच्छाई, यहाँ की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जब हम पर्दे पे लेके आएंगे तो पर्यटन के दृष्टिकोण से लाभ होगा। और हमारी धरोहर जो है, हम क्या प्रकृति से प्राप्त कितने अमीर हैं, जो प्रकृति प्रदत्त दौलत है हमारी, उससे हम कितने अमीर हैं, ये दुनिया देखेगी। और बहुत सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। सरकार जो अपनी टीम बनाती है उसमें मैक्सिमम आईएएस लोगों की टीम होती है। माने हम कहते हैं कि जिस विनय बिहारी को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भीष्म पितामह कहती है, जो विनय बिहारी 750 फिल्म कर चुके, जो विनय बिहारी 35 साल से 22,000 से ज़्यादा गाना लिख चुके, उस विनय बिहारी को बिहार सरकार ने आज तक एक सॉल भी भेंट नहीं किया। तो हम इस सरकार के बारे में और फिल्म संगीत के बारे में क्या बात करें?
यहाँ कुछ लोग हैं वहीं सब काम करेंगे, वहीं कलाकार हैं, वहीं चयनकर्ता हैं। ये सरकार भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र का सम्मान आज तक नहीं किया। भिखारी ठाकुर जी के चेला को पद्मश्री मिलता है जी। लेकिन भिखारी ठाकुर को आज तक पद्मश्री प्राप्त नहीं। महेंद्र मिश्र जो पूर्वी के पुरोधा हैं, पूर्वी के जनक हैं जी। और स्वतंत्रता सेनानियों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले एक बैंक रहे हैं। बैंक, आओ पैसे लेके जाओ, जी। ये इतिहास है। वैसे शहीद महेंद्र मिश्र को उनको भी नहीं मिला। तो जिस कला के प्रति रुझान सरकार की होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। मैं 14 में मंत्री था, 7-8 महीने के लिए फिल्म सिटी मेरा पास किया हुआ, लेकिन आज 10 साल हो गए तक नहीं बनी। कितने मंत्री आए गए, नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री ही हैं। हालांकि आपका पास किया हुआ एक योजना है जिस पर आज सब लोग मेरा पास किया हुआ 2 योजना है, अपनी पीठ थपथपाती है, ये लोग पूरा प्रचार करते हैं। हमको मेडल नहीं लेना है। इस देश के लिए जी। महात्मा गांधी ने क्या नहीं किया, उस महात्मा गांधी का तो चश्मा फोड़ देता है सब, उस महात्मा गांधी की लाठी तोड़ देता है सब, उस महात्मा गांधी की मूर्ति ढा देता है सब। तो हम तो बहुत पीछे हैं। तो किसी से उम्मीद उतना ही करिए कि उसकी, आपको मेडल नहीं चाहिए लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था की कि लोग मेडल लेके आए और फिर जॉब पाए। मैं उसमें भरोसा नहीं करता। मैं तो एक लाइन जानता हूँ, जब जिस जमाने में आप पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, आपके जीवन काल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार मिले, बस वही असली दौलत है। और दौलत क्या है, लेके जाना नहीं है तो कोई दौलत नहीं है। हम रहें न रहें, हमारे गाने रहेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। आज भी मैं आप ये गाना लिख रहे कहूँगा कि सरकार को जो अच्छा काम करे उसको बुला करके सम्मानित करना चाहिए। आप भिखारी ठाकुर जी के नाम पे पुल बनवा दिए, लेकिन भिखारी ठाकुर जी और महेंद्र मिश्र जी, लक्ष्मण साहबादी जी, कुछ ऐसे नाम हैं जो जड़े हैं और आज तक उन जड़ों में पानी नहीं डाला कोई। इन लोगों के नाम पे कोई किसी तरह का कोई सरकारी कार्यक्रम भी नहीं होता कुछ नहीं। मतलब कुछ जो निजी संस्थान वगैरह, जैसे जहाँ तक हमको ध्यान में है, मेरा कहना वो नहीं। पटना में अपना मेरा कहना है कि हमें हमारे घर में सम्मानित करो ना जी। हम कलाकार हैं ना। तो बिहार में कलाश्री अवार्ड जो है, जो बिहार स्तर पे जो सम्मान करने की परंपरा है, उस परंपरा में भिखारी ठाकुर कहाँ है, महेंद्र मिश्र कहाँ है, लक्ष्मण साहबादी कहाँ है, विशुद्धानंद जी कहाँ हैं, ब्रजकिशोर दुबे जी कहाँ हैं, नीरज जी कहाँ हैं, कवि किरण कांत जी कहाँ हैं, परशुराम केसरी जी कहाँ हैं, पांडे नगीना जी कहाँ हैं, राही जी कहाँ है, गहमरी जी कहाँ हैं। ये को दुगो नाम है। मैं तो बहुत बाद हूँ, इनके सामने कुछ नहीं हूँ। ये अलग बात है कि हमने गाने ज़्यादा लिखे, लेकिन इनके 2-2 गाने हमारे 200 गाने पे भारी। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ जी। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके जो लोग हैं, चयनकर्ता हैं, उनको इन नाम से कोई मतलब नहीं। क्या जानते हैं इन लोगों के बारे में? आप पढ़ के IAS हो गए, आए हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। अरे किसी कलाकार, जब कलाकार विधायक है आपके पास, पूरे सदन में एक मैं ही हूँ जो गीत संगीत की दुनिया से, फिल्म की दुनिया से सदन में बैठता हूँ,
सदन में बैठने का सौभाग्य मिला है। तो फिल्म के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना सदन में बैठने वाले कौन जानते हैं। जैसे किसी मामले में कोई विधायक ज़्यादा जानता है, लेकिन कला क्षेत्र की बात जब चले, गीत संगीत फिल्म की बात ही चले, तो फिर मेरे रिकॉर्ड के बराबर किसका रिकॉर्ड है। अब मैं आपके बीच बैठता हूँ तो आपको हमसे राय लेनी चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्री बन रही है? एक बार भी हमको बैठक में नहीं बुलाएगा कि जरा आप बताइए, आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, आप इतनी फिल्में किए हैं, इंडस्ट्री राजगीर में जो बन रही है उसमें कैसे बनना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, कोई पूछता है? वो सब उसमें राजेश खन्ना है। जी। हाँ, तो कॉलर खड़ा करा देने से सब राजेश खन्ना हो जाएगा। और आपको पता है क्या, भोजपुरी से जुड़े हुए बिहार में और भी जो कलाकार हैं और जो कई माननीय सांसद हैं, क्या उन लोगों का कोई राय लिया गया है फिल्म? माननीय सांसद है, विधायक कौन है? विधायक तो मैं हूँ अकेले। जी। माननीय सांसद हैं, मनोज जी हैं, रवि जी हैं ना। तो मनोज जी दिल्ली के लिए काम करते हैं जी। रवि जी गोरखपुर के लिए काम करते हैं। वो लोग काम तो कर ही रहे हैं। आज गोरखपुर में फिल्में बन रही हैं, लखनऊ में फिल्में बन रही हैं, बलिया में फिल्में बन रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सजग है। योगी जी को धन्यवाद है कि उनके यहाँ जो फिल्म नीति बनी उसके तहत सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग चल रही है, शूटिंग हो चुकी वहाँ। मतलब आज के डेट में मुझे लगता है, आज की तारीख में, कि कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं वो रोजगार पा लिए। 40 से 50 हज़ार। बैगन बेचने वाले से लेके, सामान बेचने वाले, होटल से लेके, और तो वो व्यवस्था आप काहे नहीं कर सकते। लेकिन वैसी सोच होनी चाहिए, वैसी इच्छा होनी चाहिए। आप किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ का सहारा लेते कि नहीं लेते? मकान बनाना होता है तो आर्किटेक्ट के यहाँ जाते कि नहीं जाते? तो जाना चाहिए, करना चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सरकार में हूँ, लेकिन सरकार को जितना सिनेमा के प्रति सजग होना चाहिए नहीं है। अगर होती तो सिनेमा हॉल टूट के मॉल नहीं बनते, कोल्ड स्टोर नहीं बनते, सिनेमा हॉल चलते, सिनेमा चलता, हाँ, सिनेमा का काम होता। बिहार जो है वो सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा का मतलब एक तरह से प्राण है ना। और मुझे लगता है कि हम लोग और हमारा जो कलाकार वर्ग है, हमारी जो कलाकार जाति है, वो लोग जो हैं अच्छा रोजगार उनको मिलता और सरकार से अपने बेरोजगारी के लिए हो हल्ला नहीं करते। आज नहीं कुछ भी है, जो है उसी में मैं आपको बता दूं, 20,000 से ऊपर कलाकार बिहार में हैं जो नाच के, गा के, कैमरा चला के, सामान ला करके, शूटिंग में लाइट उठा करके, है ना, जी खा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं अपना काम लेकर के, जी, है ना, और अपना पेट चला रहे हैं। चोरी का काम नहीं कर। कलाकार से न कुदाल चलेगा न चोरी होगी जी। तो अपना जी खा रहे हैं। हमारे सभी बच्चे, है ना, सरकार के सामने हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं। सरकार से मेरा आग्रह जरूर है कि जिस व्यवस्था में इतने लोग जी खा रहे हैं उस व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। आगे का क्या प्लान है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा चुनाव, हम तो गीता के उस उपदेश की तरह काम करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अपना काम करिए। हम तो एक बार भी जीतने का सपना नहीं देखे थे, 3 बार जीत गए। ये चौथी बार का लक्ष्य है, चौथी लड़ाई है। मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी
बिहार के प्रति गंभीर हैं। जो वायदे किए गए हैं, अगर वो वायदे पूरे कर दिए गए, नौकरी हो गई, बिजली की समस्या को कुछ समाधान निकला, जो जेन्युइन समस्या है, और किसानों के हित में कुछ बातें हुई, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग भारी बहुमत से पुनः सरकार बनाएंगे। और आवश्यकता भी है, क्योंकि 13 करोड़ की आबादी बिहार की बगैर भारत सरकार के सहयोग के सुदृढ़ नहीं हो सकती। तो ऊपर अगर मोदी जी हैं तो नीचे भी मोदी जी रहें, नीचे भी गठबंधन की सरकार, जो जदयू भाजपा, चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब लोग जो 5 लोग हैं, ये 5 उंगलियों की तरफ बंध जाए तो मुट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से चलेंगे। मुझे लगता है कि काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन एक बात बताता हूँ, सरकार किसी की हो, सरकार में कोई हो, जनता को 2 काम जरूर करना चाहिए। एक, वोट देने जाओ, जिसको देना हो दो, क्योंकि जिस देश में 57% 58% अगर वोटिंग होती है, उस देश में, उस प्रदेश में अपने आप को नेता कहने में शर्म लगता है। हम सब चवनिया नेता हैं। 4 ना वोट मिले, विधायक हो गए। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि चुनाव का मतलब है चुन के आओ, चुनल जाओ। केकरा के चुनल जाओ? जो 10 आदमी लड़ते हो चुनब तो तनियो देखे के पड़े कि चुनाव केकर कइल जाता, वो आदमी कैसन बा। जमीन लिखाओ खोला तक खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, मौजा, थाना, तापा सब सही लिखावल जाला, ना तो तितिमा करे के पड़ेला। आ 13 बेर दौड़े के पड़ी, अंचल आ कोटा घरे जी। तो वही तरह आदमी ऐसा चुनिए जो आपका काम करे, जानकार आदमी। अब अनपढ़ की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम काम जो है इंग्लिश में है, तो जो जानकार है वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि वोट देने सब जाओ, जिसको देना आप दीजिए, लेकिन वोट दीजिए जरूर। सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे मन चले जो वोट नहीं देते उसके प्रति सख्ती से पेश आए। और दूसरी चीज़, जनता को चुनाव सही आदमी का करना चाहिए। मैं अपना काम सही तरीके से करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, लेकिन जब एक आदमी से एक घर नहीं खुश है तो एक आदमी से 40 पंचायत कहाँ से खुश होगा? कुछ न कुछ कमियां रह जाएंगी। दूसरी चीज, क्षेत्र में मिलते हम ही विधायक, न मोदी जी मिलेंगे न नीतीश कुमार जी मिलेंगे। तो कभी कभी होता है क्या कि उस गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई काम जनता चाहती है, हम भी चाहते हैं, विलम्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मिलेंगे तो हम ही ना। बड़ा कड़ा अनुभव है हमारा। जो मेरी सड़क है, मैंने कहा था नीतीश कुमार जी को कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। लोहिया जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, लोहिया जी ने। मैं 6 साल इंतजार कर लिया, मेरी सड़क कब देंगे? और आलम यह हुआ कि मुझे आधे कपड़े में 6 माह रहना पड़ा, सो करके विधानसभा जाना पड़ा। हिंदुस्तान के इतिहास में विनय बिहारी पहला नाम है जो विधानसभा सो करके गया। एक सड़क के लिए एक विधायक को विधानसभा सूत करके जमीन पे जाना पड़े और तब सड़क मिले। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस देश में? मेरे घुटने छिल गए।
आज भी दाग है, जिंदगी में जब मरेंगे तो वो दाग जलेगा, तब जाके सड़क बनी है। बनने लगी तो 20 लोग हम करा दिए, हम करा दिए। जी। लोगों को समझ नहीं आती है। किसी की बहन को हो अच्छा लगेगा, किसी की बुआ को हो, चाची को हो अच्छा लगेगा, किसी की माँ को हो, मौसी को हो, चाची को अच्छा लगेगा, लेकिन किसी की पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। काम मैंने कराया है, उसकी बनिहारी मुझे मिलेगी। विनय बिहारी मांगे बनिहारी, अपना बनिहारी मांगेंगे। क्योंकि मैंने कहा था 2020 में कि अगर मैं सड़क नहीं बनवाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सड़क बनवा दिया, चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक ऐसी लोगों से चर्चा बोलूंगा। है, एक चर्चा है कि लौरिया विधानसभा की सीट इस बार कहीं जदयू को चली जाए, ऐसा कुछ आपके पास ऐसा कुछ है? देखिए, एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में एक समझौता हुआ है जी। कि किसी की सिटिंग सीट पे किसी की निगाह नहीं होगी। जी। समझ रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी। जी। हमारी पार्टी के ए श्रेणी के नेता बोलते हैं जी। कि हम लोग का गठबंधन हुआ है, लेकिन किसी की पार्टी जिस सीट पे स्थापित है, जहां उसका विधायक है, उस टिकट पे कोई समझौता नहीं है। मतलब नीतीश कुमार जी की 2 सीट है जिले में। जी, वाल्मीकि नगर और सिकटा। बाकी सीट भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें मैं एक विधायक हूं। जी। और मैं यहां से तीसरी बार विधायक हूं। मेरा जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी ऊपर सबको नीचे सबको पता है कि पहला चुनाव मैं 11,000 वोट से जीता, दूसरा चुनाव मैं 18,000 वोट से जीता, तीसरा चुनाव लगभग 30,000 वोट से जीता। तो मेरा वोट जो है, मेरे प्रति लोगों का जो प्यार है, हर चुनाव में बढ़ता गया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि हमारी सीट पे कोई समझौता बीजेपी और जदयू के बीच हो सकती है। दूसरी चीज, जी। यहाँ जदयू का कैंडिडेट नहीं है, और जो कैंडिडेट है वो 15 साल से क्षेत्र में नहीं है। 15 साल में 15 को न्योता निमंत्रण नहीं किए गए। तो क्या होता है, एक आदमी जो क्षेत्र में है, एक आदमी जो हारने के बाद क्षेत्र में नहीं रहा, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अभी भी पूरे लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई पोस्टर देखे आप? सबको मालूम है कि विनय बिहारी अपने यहाँ की जनता के दिल में रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते, दिल में रहते हैं। जी। हाँ, ये भी बात मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पार्टी के आधार पे होते हैं, कुछ लोग जाति के आधार पे होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए सोने की सड़क बनवा दी जाए तो भी आपको वोट नहीं मिलेगा। तो उनके भी दिल में हूं मैं, जी। वोट में नहीं हो सकता है। मतलब इस तरह की व्यवस्था है यहाँ की कि आप मैक्सिमम लोगों के दिल में रहें, यही बड़े सौभाग्य की बात है। सबके दिल में तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि दिल जो है, जो दिमाग से चलता है, उस पर बहुत भरोसा करने की बात नहीं होनी चाहिए। हम भी नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि मैं सौभाग्यशाली विधायक हूँ
कि हमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का प्यार मिलता है, वोट मिलता है, नहीं तो मेरी जाति का वोट ही कितना है। मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति के नाम पर अगर राजनीति करूँ तो शायद वार्ड भी न जीत पाऊँ, इसलिए मैं वहाँ हूँ भी नहीं। मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मैं इस बार का चुनाव जीतूंगा, मुझे प्यार मिलेगा, जनता हमें छोड़ने वाली नहीं है, और जो काम करते हैं उसी से न कोई नाराज होगा। जो मेरा होगा वही न मुझसे नाराज होगा, और जो नाराज होगा उसको मनाने की कला मेरे अंदर है, मैं मना दूंगा। किस जाति से हैं आप? आपके नाम से तो पता नहीं चलता, बहुत लोगों को पता नहीं है बिहार में, मेरी देश जाति भर है में। कलाकार की, जी। विनय बिहारी। बाप का नाम पूछेंगे तो राजपूत हूँ। हाँ, क्षत्रिय हूँ, जी। क्षत्रिय धर्म में हूँ। कोशिश करता हूँ कि क्षत्रिय धर्म जो होता है, एक क्षत्रिय का जो काम होता है, उसके अनुरूप अपने आप को रखूं जितना हो सके। क्यों कहा का राजपूत, राजपूत को संधि विच्छेद करिए, राजपूत का मतलब निकालिए, राजा का पूत, राज का पूत। तो न राजा हूँ, न मेरे बाबा दादा राजा थे, न कोई राज है, तो न राजा है न राज है, फिर काहे को राजपूत। एक और बिहार में स्थापित होने की कोशिश में है एक और राजपूत नेता, अगर राजपूत की ही बात करें, वो भी आपकी ही जाति से भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं कलाकार मेरी जाति है, और उन पर आप बहुत बोलते भी रहे हैं हाल फिलहाल में आके। अभी वो चुनाव भी लड़े सांसद के लिए, लेकिन हार गए। आपकी बिरादरी के पवन सिंह की बात हम कर रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा है कि अब वो आगे विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ ऐसा? देखिए, एक बात बताता हूँ, खासकर भाजपा में शामिल होके, या उनकी पत्नी के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है? देखिए एक चीज बताता हूँ, पवन सिंह हमारे बेटा है जी, आप हमेशा बहुत बोलते धर्म हैं। पुत्र है। जी। और मैं पवन सिंह एक बार मेरा पांव दबा रहे थे, नींद खुली तो मैं बोला का बेटा है मर्दे तूने तेता जैसा पाँव दबाओ तने तो हाथ तो सावरी सुतल जाता रहा। हमके हमरा बुझाइल ना जे तू दबाओ तरी है ना। कई गो बेटा था हमके 3 गो, बड़का के हमके पवनवा। तो पवन सिंह को हमेशा पुत्रवत ही माना। पवन सिंह पहली बार हमसे मिले थे तो 8 साल की उम्र के थे। मैं अपने बेटे को जितना समय जिंदगी में नहीं दिया हूँ, उससे ज़्यादा समय पवन सिंह को दिया। पवन सिंह गाते बहुत अच्छा है, लेकिन संगत अच्छी नहीं है, और संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात, यही कारण ककरी खीराए के भाव बिकात। जी। भला संग रहब खैब बीड़ा पान, बुरा संग रहब कटवैब दुनु कान। पवन सिंह जिस स्तर के कलाकार हैं, वो जहाँ हैं वो छोटी जगह है, उससे भी बड़ी जगह उनको होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, शुद्ध खाना बनाइए शुद्ध घी में, 1 बूंद केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, 1 लीटर शुद्ध घी का बना हुआ खाना 1 बूंद मटिया तेल से, 1 बूंद केरोसिन ऑयल से खराब हो जाता है। मैं बाप की हैसियत से, चाचा की हैसियत से, गुरु की हैसियत से डांटते रहता हूँ, और मुझे खुशी है कि पवन सिंह किसी को जवाब दे देते हैं, डरते नहीं, निडर लड़का है, हमें नहीं देता। हमको तो कभी आंख उठा के ताकता भी नहीं है। इतना रिगार्ड, इतनी इज्जत देता है, हम ही उसको परेशान करते रहते हैं। क्यों नहीं करें? तो अब हम जहां चाहते हैं वहां उसको होना चाहिए।
अब पवन सिंह के लिए अच्छी जगह कहाँ है भाजपा है। में? पवन सिंह के लिए अच्छी जगह कहाँ है भाजपा में? देखिए, पवन सिंह नरेंद्र मोदी जी है, बस समझ लीजिए। पवन सिंह नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं जाएगा। जैसे नहीं होता किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया, शादी कहीं और हो जाए तो उसका दिमाग तो पहले प्यारे पर रहता है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह चाहता तो लालटेन के टिकट पर नहीं लड़ सकता था? कहा तो आज के टाइम में बिहार में कोई नेता अपने दम पे 2 लाख की भीड़ नहीं जमा कर सकता, वो लड़का कर सकता है। बिहार में कोई भी नेता 1 लाख 1.5 लाख भीड़ अपने दम पर करना चाहे तो नहीं कर सकता है, जी। लेकिन वो कर सकता है पवन सिंह। दूसरी चीज, ये अलग बात है कि उसकी भीड़ वोटर नहीं होगी। जी। अगर भीड़ वोटर होते तो निर्दल वो सांसद होता। जी। दर्शक है, उसके प्रेमी लोग हैं, वो वोटर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे एक बार फोन किया, चाचा बहुत भीड़ होता। हम कहे बेटा, ये देखे वालन के भीड़ है, वोट दे वालन की भीड़ ना। अब वही भीड़ में वोट बा। तो मेरे कहने का मतलब है कि पवन सिंह हीरो है, आज जवानी है इसलिए। कल बुढ़ापे में क्या करेंगे? बाप का रोल करेंगे, मौसा फूफा मामा का रोल करेंगे तो अच्छी बात है, बहुत लोगों ने किया है। अमिताभ बच्चन साहब नहीं करते, भोजपुरी फिल्म के जुबली कुमार कुणाल भैया नहीं करते, उनसे भी बड़ा कोई भोजपुरी में कलाकार है? कोई उनसे भी ज्यादा हिट फिल्म दिया है? नहीं, जुबली कुमार है जी। कुणाल भैया। डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, 100 डे, अरे कितनी फिल्म है यार, क्या कमाल का आदमी है। वो भी चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। तो मेरा कहना वो नहीं, मेरा कहना यह है कि मैं जितना पवन सिंह को जानता हूं उस हिसाब से पवन सिंह भाजपा माइंडेड लड़का है। मतलब मोदी जी का वो एक तरह से, जैसे मुझसे कोई पूछता है प्रधानमंत्री का नाम तो मैं 2 ही 3 नाम बोलता हूं, उसमें मोदी जी का नाम बोलता हूं। जी। मोदी जी को आदर्श मानता हूं, मोदी जी को अच्छा मानता हूं। उसी तरह से है तो मेरा ही लड़का ना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बोला टिकट देने के लिए, फिर टिकट भी दिया, बोला तो हावड़ा, मिला आसनसोल, वो टिकट भी ले ली गई, गुस्से में लड़ गया। पढ़ा लिखा तो उतना है नहीं, लड़ गया। बोला जब ऐलान कर दिए हैं, जब बोल दिए चुनाव लड़ने के लिए, तब टिकट मिली नहीं मिली और पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे। हमने तो मना भी किया था, लेकिन नहीं माना, क्योंकि माता जी जो हैं, मैंने मेरे भौजी जो हैं, वो बोली ना बेटवा तो चुनाव लड़े के बाद, तो माई का आदेश हो गया, वो कहाँ मानने वाला है। लड़ा, ठीक है, जो अंजाम हुआ हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में हम 4 लोगों का नाम जानते हैं। किसका किसका? माननीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी। ये 4 लोग में से किसी का फोन चल जाएगा या कोई बुला ले तो मुझे लगता है कि पवन सिंह ना नहीं कहेंगे। और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के अंग बने थे, बने हैं, बनेंगे। बीच में जो बातें हुई, अब जो हुआ है ना, उसमें ऐसा नहीं कि पवन सिंह की गलती है, भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है, बीजेपी की भी गलती है ना। और आगे विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, ऐसा कुछ आपसे बातचीत वो हुई? लड़े तो अच्छी बात होगी जी। लेकिन मैं कहूँगा मत लड़ो।
मैं कहूँगा अब लड़ो 29 का चुनाव, फिल्म करो, गाना गाओ, और ये गंदे गाने मत गाओ, अच्छे गाने गाओ। मुझसे लो गाना या किसी से लो, लेकिन अब अच्छे गाने गाओ, है ना। अच्छे गाने गाओ, घर बसाओ, बाल बच्चा हो, तुम्हारे बाद का उत्तराधिकारी हो, उसको एक बार गोद में खिला ले हम। जिसको भी पसंद करो कर लो, जिससे भी करना है कर लो, करने जा रहे हैं ऐसा। लेकिन ठहराव होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। जहां हो एक जगह रह जाओ, अब रहने की जगह है, क्योंकि उम्र धीरे 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 परवान की ओर जा रही है, अपनी अंतिम ऊंचाई की ओर जा रही है, जहां अंत होता है। सदा जवानी किसी की रही नहीं है, तुम्हारी भी नहीं रहेगी। अब मैं एक बाप की हैसियत से, गुरु की हैसियत, मैंने उतना दिया है, उतना किया है पवन सिंह के लिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो बोलता हूँ कि जिस गले में सरस्वती है उस गले में शराब क्यों, कभी कभी ही क्यों, कौन सा अमृत है वो, तुम सरस्वती पुत्र हो। अब इसमें हमारे कुछ मित्र हैं, बोलते हैं कि अरे आप व्यक्तिगत जीवन में कहाँ घुसे जाते हैं, लड़का है कि लड़का है तो हम लड़के के बाप न है जी, लड़के के गार्जियन न है, हैं? कह तो दिए, पवन सिंह के साथ जो मेरी जिंदगी रही है, मेरा बेटा आज 26 साल का है, मेरे साथ जितना मेरा बेटा अपना नहीं सोया होगा, उससे ज़्यादा पवन सिंह मेरे पास मेरे साथ रहे। और मैं बोलता हूँ 3 बेटा है, क्या हो गया, वो दूर है, ठीक है, दूर तो मेरा बंगलोर है, वो भी बेटवा है, ये वो तो कनाडा है, क्या हो गया। डांटूंगा मैं, क्योंकि मैंने कुछ किया है, मैं उस ओहदे पे हूँ कि पवन सिंह को या पवन सिंह के फैंस को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं गार्जियन हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा मैं बोलूँगा, तुम सुधरो मत सुधरो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं बोलूँगा। हाँ, एक बात की खुशी भी है कि आप जैसे लोग पवन सिंह के बारे में बात करते हैं, मैं बोलता हूँ, ये सारी बातें उस तक पहुँचती है जी, लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं है, ये मेरा भी सौभाग्य है। बहुत कुछ बोल देता हूँ मैं, है ना। जी, जी, हाँ, मैं उसको सुधार के लिए बोलता हूँ, मैं उसका दुश्मन थोड़े हूँ। मैं कहूँगा अभी तुम्हारा जलवा है, 5 साल गाओ बेटा, खूब गाओ, फिल्में करो अच्छी अच्छी। अभी उसकी एक पिक्चर आई थी सूर्यवंशम, मेरे गाने नहीं थे लेकिन फिल्म बहुत अच्छी चली, गाना भी हिट हुआ उसमें। और इस तरह की फिल्में चलती हैं तो 10 और फिल्में बनती हैं, तो प्रोड्यूसर का हौसला मजबूत होता है, तो कलाकारों का जीवन मजबूत होता है। अभी होली आने वाला है, होली पर कुछ कोई नया गाना आप लिखे हो ऐसा कुछ? होली में मेरा गाना टी सीरीज से आता है, जी, पवन सिंह भी गाते हैं, पवन सिंह को गाना लिखे हैं, 3 गाने लिखे हैं पवन सिंह के लिए। पवन सिंह के लिए, बहुत अच्छे गाने हैं, ट्रैक भी बना हुआ है। जी, अब अगर डबिंग 2 लाइन सुना सकते हैं तो। याद नहीं रहता गाना मुझे जी, ना, बहुत कितना ही बात याद रखेंगे, राजनीति याद रखें, कार्यकर्ताओं का नाम याद रखें, अपने यहाँ के लोगों का नाम याद रखें, दिमाग पे ही है। गाना 22,000 गाना, रोज 2, 4, 5 गाने लिखते हैं, भूल जाते हैं। आप कई बार कहें कि अभी भी आप साल में 300-400 गाना लिखते ही हैं। लिखे नहीं लिखेंगे तो खाएंगे क्या, जी, नहीं लिखेंगे तो मेरे हाथों से कलम छीन लो, मर जाएंगे। जी, काम तो करना है। मैं बोला 5 बीघा जमीन है, बम्बई में एक मकान है, पटना में एक मकान है, घर पे एक मकान है, कोई होटल नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई हॉल नहीं है, कोई पंप नहीं है, कोई गैस गोदाम नहीं है, कोई कोल्ड स्टोर नहीं है,
आज बहुत खुला खुला आदमी हूँ। हाँ, एक चीज़ है, अच्छे 2 लड़के हैं, और 2 लड़के का 3 लड़के बोल जी पवन सिंह को लेकर। तब है, होश में रहता है तो चाचा बोलता है, पी लेता है तो पापा बोलता है, पी लेता है तो पिताजी, जी है ना। तो अंत ठीक में है, इस बार हम की होली, इस चलते बार चलते की होली वो गाएगा। जी चलते चलते एक छोटा सा सवाल और है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बिहार में होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है कि क्या देखिए, भाजपा अपना मुख्यमंत्री 20-25 फिर से नीतीश। जी हम लोग को तो यही तोते जैसा रटाया गया है जी ना, कि हम 5 पार्टी एक हैं, हम 5 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जो सिटिंग सीट है उसके पास है, बाकी सीटों पे बातचीत होगी, जी है ना। और सीट शेयरिंग का मसला जो है वो हम लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है, और अंदाज पे कोई बात मैं बोलता नहीं। ऊपर के लेवल के लोग जानते हैं कि कितनी सीटें किसके पास रहेंगी, लेकिन इतना हम लोगों को पता है कि सिटिंग सीट जिसकी भी है उस सीट पे कोई समझौता नहीं है ना। पार्टी कैंडिडेट बदलना चाहे तो बदल सकती है, जी वो कैंडिडेट चाहे बदलना तो बदल सकती है, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे उम्र को लेकर के, या क्षेत्र में पकड़ में कमी आ जाए उसको लेकर के, लेकिन सीट बदले ऐसी ऐसी व्यवस्था अभी नहीं हुई है। और अब तो सत्र चलेगा मार्च में, अप्रैल मई महीने में सभी नेता अपने काम में रहेंगे। अप्रैल मई जून, जुलाई से नेताजी लोग जो हैं जी वो पटना का रुख पकड़ेंगे। जिनकी सिटिंग सीट है वो सेफ हैं, जिनकी सिटिंग सीट नहीं है वहाँ कौन होगा ईश्वर जाने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जाने, ये स्थिति रहेगी। और मुझे लगता है कि गठबंधन अच्छे से रहा, सीट अच्छे से रहा, कैंडिडेट सही दिए गए, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को जीतेंगे और सहज भाव से अपनी सरकार बनाएंगे। जी आपने बहुत समय दिया हम लोगों को, इतने आराम से बैठकर हम लोग बात किए पॉलिटिक्स से लेके कि बिहार के बारे में, आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा समय आज आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को, पूरी कैमरा टीम को। आप हमारे यहाँ आए जी इतनी दूर से चल के, और आपने बहुत सारी बातों पे हमसे बातें की, और हमारी बातें जो है जनता तक पहुँचेगी, सरकार तक पहुँचेगी। आपके माध्यम से जो भी भाई सुनेंगे, सभी को होली जो आ रही है, जी महाशिवरात्रि, और उसके बाद जो होली, फिर रामनवमी, जी इन सभी त्योहारों का मतलब महाशिवरात्रि के लिए जी और होली के लिए अग्रिम शुभकामना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी